जून 2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों से बोला जा रहा है कि इनमें से आपको एप्रोप्रिएट आंसर बताना है, जिसके अंदर आपसे बोला हुआ है कि जो आपके कॉजेज है प्लेट्यू के किसी एक लर्निंग कर्व के अंदर वो क्यों आते हैं। Lack of balance among the various phases of complex skill, shifting of attention from one phase of the performance to another, fatigue होना, boredom आ जाना, पॉजिटिव इंटरेस्ट और इंसेंटिव मिलना। प्लेट्यू अगर आना है तो भैया ऑप्शन नंबर डी कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी तो अच्छा ऑप्शन है ना मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बाकी सारे सही चीज है। प्लेट्यू आ जाना लर्निंग कर्व के अंदर वो इसीलिए होता है आपका। ठीक है, अलग अलग तरीके के लर्निंग कर्व्स हैं जिन पे आपके सवाल बन सकते हैं। देखो, एक लीनियर एक्सेलरेशन वाला कर्व होता है जो कि आपका स्ट्रेट लाइन कर्व होता है इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि आप एकदम स्ट्रेट लाइन वाली चीज में चल रहे हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो, ये कर्व है। अगर ग्राफ थ्योरी वाला देखो ना वो, फिर आपका होता है पॉजिटिव एक्सिलरेशन वाला कर्व, इस तरीके का कर्व होता है जिसके अंदर ये आपका बताता है कि जो लर्निंग है वो स्लो है, बट जो आप लोगों का स्टार्ट है उसके बाद में धीरे 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 आप तेजी पकड़ लेते हो। एक होता है जो उल्टा बनाता है, जब उल्टा बनाता है मतलब गड़बड़ चल रही है, जो आपकी लर्निंग है वो शुरू शुरू में तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी आगे, पर फिर इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो उसको, एकदम वो है ना, कौन है वो, हुसैन बोल्ट की स्पीड से भाग गई वो, अब आप पकड़ नहीं पा रहे हो उसको। एक होता है जो कि आपका होता है एस शेप्ड का, ये जो एस शेप्ड होता है ना इस तरीके से जो चलता है, ये कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही आते हैं। तो जो आपको लर्निंग होता है वो डिपेंड करता है आप लोगों के सक्सेस रेशियो के ऊपर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वो कर्व मॉड्यूलेट होता रहता है। अगर देखा जाए तो आप लोगों का ये जो कर्व है ना ये बढ़िया है। इसके अलावा अगर हम लोग प्लेट्यू की बात करें, मतलब ऐसे समांतर रेखा आ जाती है ना उसके अंदर, तो वो क्या है आप लोगों का, इसका मतलब है कि भाई मोटिवेशन ही गया, इंटरेस्ट भी गया, ठीक है, उदासी छा गई है जीवन के अंदर और मजा नहीं आ रहा है ना। कभी कभी होता है, हम सबके साथ में होता है कि भाई नहीं अच्छा लगता है हमको पढ़ना सीखना कुछ, ठीक है, पर ये जितना छोटा हो ना प्लेट्यू उतना ही बढ़िया लगता है जितना प्लेट्यू लंबा होगा उतना दूर हमारा सक्सेस चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज लर्निंग पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। अगला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले सवाल हैं आज के। आपसे ये बोल रहा है कि जो आपकी मॉडरेट अप्रोच है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की, उसमें से आपको बताने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो ये लो, थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं, आप बताओ। जीवन में कोरा कागज बन गया, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सारे के सारे शेर व शायरी याद आ जाते हैं उसको हम। अरे नहीं शालिनी यार, कह रही अभी यही चल रहा है, अभी नहीं चलाना है बेटा ये, अभी तो एग्जाम है, अभी तो एकदम कॉनकेव वाला स्पीड चलना चाहिए आपका। देखो, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, इंटरकल्चरल जैसे कि आप लोगों का, हम ये बोल सकते हैं क्या, जिसके अंदर हमारे स्कूल के अंदर ये बहुत होता था कि हमारे इंडिया के लोग बाहर जाते थे, बाहर के लोग यहाँ पर आते थे, ठीक है, और हम वहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम जो चलता था हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो फॉरेन के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आते थे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, इस तरीके से जो चलता था, राइट। तो इंटरकल्चरल जो होता है क्या वो यूनिडिसिप्लिनरी होता है? यूनिडिसिप्लिनरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक ही प्रकार से तो बिल्कुल नहीं चल सकता मैम।
ये बात तो हो गई गलत, ये तो हो गई मैम गलत। आपसे कह रहा है कि जो कम्युनिकेटर होता है वो चेंज एजेंट के जैसा काम करता है क्या, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, उसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। जो कंटिन्यूम होता है इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल चेंज। जैसे जैसे दिनों दिन हम चीजें चल रही है, जैसे जैसे अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का पूरा जो सामाजिक परिवर्तन जो होता है, जो लिखा भी हुआ होगा, है ना, वो सारी की सारी चीजें कोरिस्पॉन्ड करती है आसपास की दुनिया, मतलब विसिनिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है आपका, ये भी बात सही लिखी है। चेंज इज अ रिस्पॉन्स टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्टिमुलाई, ये भी आप लोगों की बात सही लिखी हुई है। कल्चर एंड कम्युनिकेशन हैव लिमिटेड लिंकेज, ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, ठीक है ना। कल्चर और कम्युनिकेशन तो एकदम मैम जोड़ीदार है, बेस्ट फ्रेंड है, ये तो करण अर्जुन है। सही, अगले सवाल पे चले। हाँ, ए और ई को हम लोगों ने काटा लगा देना है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएशन वाला टॉपिक जिससे हम मान के चल रहे हैं एक क्वेश्चन सर्टेन है हमारा, तो बताइए जी इवैल्यूएशन है फॉर्मेटिव भी है समेटिव भी है, बताइए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसे अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड वाले बच्चों के, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स हो गए, या बेसिकली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सा इवैल्यूएशन होता है, जो बीच बीच में आता है मैम, है ना, इन बिटवीन आप लोगों के कोर्स के आता है। और सबमिटिव जो एकदम एंड के अंदर होता है, आपका सबमिटिव आने वाला है, मतलब पूरे साल कुछ भी पढ़े हो, कितने भी मॉक टेस्ट दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड में वो 3 घंटे में हम क्या करके आते हैं, वो आपका सर्टिफिकेशन डिसाइड करेगा। तो आपसे कह रहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है उसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट की हम लोग रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को एंड ऑफ द ईयर में। सबमिटिव इवैल्यूएशन जो होता है टीचर क्लैरिफाई करता है डाउट्स को स्टूडेंट का क्लास में। मैम देखो ये जो बात है ना, ये इसने बात करी है बिल्कुल बेकार, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी ये बात, क्योंकि इसने उल्टी बात करी है ना। सबमिटिव इवैल्यूएशन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो आपका पूरा का पूरा असेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बेंचमार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, पूरा का पूरा आपके स्टैंडर्ड बेस्ड इवैल्यूएशन ये होता है, ठीक है, आपकी डिग्री हो गया या आप लोगों का सर्टिफिकेशन हो गया, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटिव की, तो जैसे दिनों दिन जो आपके क्विजेस होते हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, होमवर्क क्लासरूम के अंदर जो काम करे हो वो हो गया, ये सब चीजों से क्या मतलब होता है कि हम बच्चे को इम्प्रूव करने के बिहाफ पर वो टेस्ट ले रहे हैं। जैसे आज मैं आपका जो मॉक टेस्ट ले रही हूँ वो इसीलिए ले रही हूँ ना कि एक आई ओपनर आपके लिए हो कि एक्चुअली में आप 3 घंटे में क्या करके आओगे, ठीक है, आप पेपर 1 में 1 घंटे में क्या करोगे, वो आपको मिल जाएगा वहां पर। अच्छा, दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोनों जो है वो फीडबैक देते हैं, एक जो होता है पूरे कोर्स के एंड में देता है और एक बीच बीच में देता है। दोनों ही जो है उनका मेन गोल लर्निंग को असेस करना है, दोनों ही जो है वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नियर फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है फ्यूचर के लिए, सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों से बोल रहा है ब्राउन और आप लोगों के लिए स्यूफेटल जो है उन्होंने क्या बताया था कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। टाइप्स ऑफ लर्निंग पर मैंने भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लर्निंग है कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके ऊपर बात हो रही है। हाँ, अभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चल रहा है, बिल्कुल सही है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रहा है। देखो कोऑपरेटिव लर्निंग कब होती है, जब हम साथ में मिलके कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं, है ना, आसपास के जो लोग हैं सबके सब जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम की जैसे हेल्प आउट कर रहे हैं और फिर एक साथ कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी होती है क्या हर किसी का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत जवाबदारी है, ये बिल्कुल सही बात है। डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पर, नहीं मैम, डेमोन्स्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं होता कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर, सही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है यहाँ पर, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका एक पार्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग का। देखो हम यहाँ पर बैठ के जो है वो ये नहीं कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे हम नए आइडियाज जनरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ में बैठ के बात करें, वो अलग है, कोऑपरेटिव लर्निंग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों ही नहीं आना चाहिए आंसर के अंदर। फिर आती है ग्रुप की प्रोसेसिंग, हाँ बिल्कुल, सब लोग साथ में मिलके, जैसे हमको कॉलेज के अंदर एक प्रोजेक्ट मिलता था, हम सब लोग मिलके साथ में काम करते थे, वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है कि बिल्कुल होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना कि हमने किताब में जो लिखा था वो अच्छे से पढ़ लिया या समझ लिया,
हमें एक्चुअली में तो सोशल वर्ल्ड में जीना है, तो वो सोशल वर्ल्ड के अंदर हम किस तरीके से बिहेव करेंगे वो तो कोऑपरेटिव लर्निंग से हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे ना, क्योंकि हम लोगों के साथ में मिलके चीजों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे या सोशल वर्ल्ड के अंदर कैसे जीना है उसका एक बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। हम एक सोशल एनिमल ही तो है, तो हमें सोशल एनिमल और सिर्फ एनिमल दोनों में जो डिफरेंस है वो हमको बताता है यहाँ पर। अच्छा, एक होता है कोऑपरेटिव और एक होता है कोलैबोरेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या? दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी बता सकता है क्या मुझे कि कोऑपरेटिव में देखो, कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि हमने एक टीम बनाई है और उस टीम के अंदर एक टीम का लीडर भी होता है, ठीक है ना, यानी कि सब लोग एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल की जैसे काम कर रहे हैं, प्लस एज अ टीम भी काम कर रहे हैं, एक टीम का लीडर भी होता है, ठीक है ना। और वो टीम का जो लीडर होता है वो सबके साथ में बातचीत करता है, रिस्पॉन्स भी लेता है, सारी चीजें करता है, और उसके बाद जो है वो आपको एक कंक्लूजन देता है एज अ टीम। वेयर एज कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करें, मतलब अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रही हूं तो उसका अपना फायदा होगा, मेरा अपना फायदा होगा, कोई टीम वीम वाली चीज नहीं है। वेयर एज मेरे पास में मेरी खुद की पूरी टीम है, हम हमारे कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं और एक सेंट्रल गोल की तरफ काम कर रहे हैं, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब टीचर ग्रुप्स बनाए तो वो कोऑपरेशन होता है, जब हम खुद से अपने ग्रुप बना के काम कर लेते हैं और अपना अपना फायदा देखते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। हाँ बिल्कुल, कोलैबोरेशन मतलब अपना अपना देख लो भाई, बिल्कुल सही बात। हाँ, आज का जमाना तो कोलैबोरेशन का बहुत जमाना है ना, इसने उससे कोलैबोरेट कर लिया, इसने उससे कोलैबोरेट कर लिया। चलो आगे देखो, अ कूल मीडियम हैज अ फीचर ऑफ हाई डेफिनेशन, ठीक है, हाई पार्टिसिपेशन, इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, टेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, सप्लेंटेड बाय हॉट मीडिया, ठीक है। अब ये हॉट मीडिया और कूल मीडिया, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि 2022 में ये क्वेश्चन बहुत जम के आया था, 23 फरवरी में भी ये क्वेश्चन जम के आया था, हॉट मीडिया और कूल मीडिया। हॉट मीडिया और कूल मीडिया के टाइप्स मैंने आपको बताया था। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर या फिर लर्निंग मैकेनिज्म के ऊपर कि हॉट मीडिया और कूल मीडिया क्या है। मतलब अगर यूजर का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है तो वो आपके कूल मीडिया होते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर आप लोगों का यूजर का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, जो आप लोगों का लर्निंग है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो सामने वाले पे, जो आप लोगों का एक्चुअली में ट्रेनी है उस पर डिपेंड करता है, टीचर डिपेंडेंट ज्यादा है, तो वो आपके हॉट मीडियाज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग आज जाके मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, वो जो सीबीटी हो रहा है, वो क्या है आपका, वो आपके लिए कूल मीडिया है, यूजर का बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंस है उसके ऊपर। वेयर इज हॉट मीडिया कौन सा है? हॉट मीडिया ऐसा है जिसके अंदर ऑडियंस का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है जो कूल मीडिया है उसके कौन कौन से पॉइंट है, सोच के देखिएगा। जैसे मैं हाई डेफिनेशन की बात करूं, तो ये जो हाई डेफिनेशन है, क्या ये कूल मीडिया में आएगा या हॉट मीडिया में आएगा? ये आएगा आपके हॉट मीडिया के अंदर, है ना। हाई पार्टिसिपेशन आपके कूल मीडिया का एक फीचर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यस इट डज प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट को खुद को निकालनी होती है, वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो मिसिंग चीज है वो खुद को निकालनी है हमको, ठीक है। टेंड्स नॉट टू सप्लीमेंट बाय द हॉट मीडिया, नहीं ऐसा नहीं है, हम यूज करते हैं इसको, सप्लेंट करते हैं हॉट मीडिया के, ये बिल्कुल सही बात है। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, कन्वर्स है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या हो गया आप लोगों के लिए, बी सी और ई हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने दिया है?
देखो तर्क है, मजबूत तर्क है, निराधार है और कमजोर है यानी कि वीक। तो देखो आर्ग्यूमेंट अभी अभी हम लोगों ने बात करी पीपीसी कल्चर, जिसके अंदर होता है कुछ सेट ऑफ प्रेमाइसेस होते हैं जिनके बिहाफ पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है। दूसरा कहता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ऐसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं जिसमें रियल लाइफ के अंदर आपके प्रेमाइसेस ट्रू हो। ठीक है। फिर आपका आता है वीक आर्ग्यूमेंट, ऐसे आर्ग्यूमेंट, सही बोला कि मैंने ये डी। मैम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट जो आपने बताए हैं वो आपके इंडक्टिव में लगते हैं, अभी अभी हमने ये डिस्कशन किया मैम। वीक और स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव में लगते हैं, साउंड एंड अनसाउंड डिडक्टिव में लगते हैं। तो वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दोनों किसके हैं, आपके इंडक्टिव के फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इधर वैलिड और अनवैलिड वाली सिचुएशन में आएगा, तो वो हो जाएगा सी का 1। अनसाउंड आर्ग्यूमेंट और साउंड आर्ग्यूमेंट या स्ट्रॉन्ग या वीक आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक सवाल आप लोगों का एग्जाम में पूछा ही जाएगा। एक आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलो करता है प्रेमाइसेस को, और एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर कंक्लूजन डज नॉट प्रोबेबली फॉलो द प्रेमाइसेस, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। शाबाश। चलो अगला सवाल देखें। ठीक है। एक क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपको गिवन है, नो एस इज पी आपको बोला हुआ है कि फॉल्स है, तो इसमें से आपको बताना है कि इमीडिएटली कौन सा इन्फर आप कर सकते हो। जब भी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का सवाल हम देखेंगे मैम, तो हम लोग सबसे पहले जेड बनाएंगे और ए ई आई ओ यू को बोलेंगे गेट आउट, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमको ई ऑलरेडी गिवन है कि क्या है, ये जो है ये फॉल्स गिवन है। जब आपका ई फॉल्स होता है तो जो आप लोगों का ओ होगा वो क्या हो जाएगा, क्या ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्या ये भी फॉल्स हो सकता है क्या? यस मैम, सही लिख रही हूं कि मैं सही बोल रही हूं कि अगर ई फॉल्स है तो ओ भी फॉल्स हो जाएगा? डी। अच्छा जी, अगर आप लोगों के लिए ये फॉल्स है, जो आई है वो तो आपके लिए 100% ट्रू होगा मैम, ये तो गारंटी है कि जो आई है यानी कि जो सम है वो तो ट्रू होगा, दैट सम एस इज पी, ये तो ट्रू होगा ही होगा। ये आप लोगों को गिवन है डी ऑप्शन के अंदर, तो डी तो 100% आंसर में आना चाहिए। देखो चारों ऑप्शंस के अंदर डी है, चारों ऑप्शंस के अंदर डी है। ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि सम एस इज नॉट पी, ये जो है ये ट्रू हो जाएगा मैम, ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिवर्सल ही फॉल्स है, तो आप लोगों का पर्टिकुलर कैसे ट्रू हो सकता है, गलत बात है। ऑल एस एस पी जो है ये आपके लिए अनडिटरमाइंड हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर एक फॉल्स होता है तो दूसरा अनडिटरमाइंड होता है, एक ट्रू होता है तो दूसरा वाला फॉल्स हो सकता है, ये वाली सिचुएशन चलती है, तो बी आंसर सही है। सम एस इज नॉट पी, ये भी अनडिटरमाइंड है, बिल्कुल सही। देखो मैंने इसीलिए लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है मैम। हाँ, ये ट्रू होता तो ये ट्रू होता, ये फॉल्स होता तो ये फॉल्स होता, बट अगर ये फॉल्स है तो नीचे वाले का मैं अनडिटरमाइंड वाली सिचुएशन के अंदर आ गई हूं, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सही है। और सम एस इज नॉट एफ, ये आप लोगों का फॉल्स हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा फॉल्स, अनडिटरमाइंड होगा। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था बी, सी और डी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले बनाएंगे क्या, इस तरीके से जो हमारा जेड बनता है वो बनाएंगे, और फिर ये सभी के सभी रिलेशंस को बनाएंगे। नेगेटिविटी फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ट्रू जो है वो नीचे की तरफ आता है, बाकी कुछ भी आए तो अनडिटरमाइंड लगाना है। अगला सवाल देखो, आपके लिए इनफॉर्मल फैलेसी के ऊपर एक सवाल है। आई एडमिट देयर आर पीपल फॉर whom even the existence of God is a big question. My answer is that I do not address them, but I presuppose a minimum of the reason in my readers. Identify the informal fallacy. देखो इनफॉर्मल फैलेसी को करने का सबसे सही तरीका है हिंदी में आप इसको पढ़ के ट्राई करो, सबसे बढ़िया फायदा आपका यही होगा। हिंदी में पढ़ के ट्राई करो, बहुत फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर के अस्तित्व पे भी एक बड़ा सवाल है। मेरा उत्तर यह है कि मैं उन्हें संबोधित ही नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने पाठकों के में न्यूनतम इतना मानता हूं कि ये तर्क रखेगा। हमने क्या किया है, हमारे पास में एक्चुअली में ये सिचुएशन आई नहीं थी, हमने क्रिएट करी है, हमने खुद से क्रिएट कर ली एक सिचुएशन कि ऐसा होता होगा, तो मैं उनको जो है एड्रेस नहीं करता हूं, बट मैं उनसे बात कर लेता हूं, मान के चलता हूं कि ऐसे कुछ लोग होंगे, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, आए नहीं है। यानी कि जो चीज है नहीं आप बना के और उसके भी आप पे कोई तर्क देने लग जाओ, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉमैन फैलेसी। जब आप एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट है उसको
बिल्कुल ही एग्जैजरेट कर दो या मिस इंटरप्रेट कर दो, कोई दूसरी सिचुएशन बना के उसके ऊपर बात करना शुरू कर दो, तो अब इसे कहते हैं हम स्ट्रॉमैन फैलेसी। वेरी गुड, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, ये क्वेश्चन हम इतनी बार कर चुके हैं कि मुझे अभी याद हो गए हैं ये क्वेश्चन, और मैं जानती हूँ आपको भी हो गए होंगे याद। इतनी बार हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अगेन, ठीक है, क्या कह रहा है, सम फ्लावर आर पिंक, ये फॉल्स है। अगर सम फॉल्स है यानी कि मैम आई जो है वो फॉल्स है, आई फॉल्स है, तो मैम जो आप लोगों का ए होगा, क्या ये भी फॉल्स होगा क्या? नहीं मैम, ये अनडिटरमाइंड होगा, ए जो है वो अनडिटरमाइंड होगा, फॉल्स नहीं होगा। आई फॉल्स है, जो आप लोगों का ओ है वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। क्यों मैम? एकदम कांटे की दुश्मनी है दोनों की। टोनी कक्कड़ जी को बुलाया था ना मैम, आई फॉल्स है तो ओ ट्रू होगा। ओ ट्रू कहाँ मिल रहा है? एक ही जगह मिल रहा है मैम, एक ही जगह मिल रहा है। अब जब एक ही जगह मिल रहा है तो फिर क्या करें, देख लेते हैं मैम, अभी रुको। ए का 1 होना चाहिए था, बट ए का 1 कहीं ऑप्शन में गिवन नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा देख लेंगे। अगर आई फॉल्स है तो इसके पड़ोस में कौन सा होता है, सॉरी ई ई ई ई ई ट्रू, ई ट्रू होगा मैम, 2, ए का 2 मिल गया ना, ई होता है नीचे वाला, ओ होता है। अच्छा ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा क्या? सही है, ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये सही है मैम। अब कह रहा है नो गर्ल्स आर बर्ड, अगर ये जो है ये आप लोगों के लिए ट्रू है, ई जो है वो ट्रू है, तो आई आप लोगों के लिए फॉल्स हो जाना चाहिए था। आई फॉल्स कहीं पर दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है मैम, आई फॉल्स यानी कि बी का हो जाएगा 1, ए का 2, बी का 1। सम बॉयज आर नॉट टॉल, मतलब ओ आपके लिए फॉल्स गिवन है, जब ओ फॉल्स है तो ए आपके लिए क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। और ये फॉल्स है तो ई भी हो जाएगा ट्रू, ये भी ठीक है मैम, बट हमारे पास में है नहीं। ये फॉल्स है तो आई भी हो जाएगा ट्रू, यानी कि ए का हम क्या लगा सकते थे, या सॉरी सी का हम क्या लगा सकते थे, सी का हम लोग लगा सकते हैं मैम 4, और डी का क्या बच गया? 3 बच गया, डी का 3 बच गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओए ऑप्शन नंबर डी क्यों, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ओए गड़बड़ घोटाला नहीं करना, ए होगा आंसर। हाँ अब पलट जाओ सारे के सारे, बहुत बढ़िया। एक नंबर के पलटू राम सारे के सारे। मेरे बताने के बाद में पलटना नहीं है, ठीक है। डी नहीं होगा इसका आंसर, ए होगा। चलो अगला सवाल देखें, अगला सवाल देख लेते हैं मैम। ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर ही है आप लोगों से, और आपसे बोल रहा है कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। कॉन्ट्ररी कौन से होते हैं मैम? ऊपर की दुनिया वाले, शिल्पा शेट्टी वाले, यानी कि ए और ई, ऑल और नो, तो ऑल और नो यानी कि ए और डी, बहुत ही सिंपल। अच्छा यहाँ पर सब कॉन्ट्ररी ढूंढना हो तो क्या होगा? सब कॉन्ट्ररी मैम, शिल्पा शेट्टी के नीचे समिता शेट्टी वाली दुनिया, यानी कि आप लोगों का आई और ओ, सम एंड सम नॉट वाले, ये दोनों क्या है? सब कॉन्ट्ररी है। अगला देखिए, एक वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है आपके पास में। इन द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमाइसेस। ओके, द कंक्लूजन ऑफ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट असर्ट दैट एनी मोर देन इज कंटेन्ड इन द प्रेमाइसेस। ओके, हिंदी में भी पढ़ लो फिर बोलोगे। देखो आप लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो टर्म है वो याद है क्या? शॉर्टकट क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट क्या बताया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? मैम देखिए, आपने ऐसा बोला था कि ऑल, नो, नन, है ना, नॉट, डिड नॉट, एच, एवरी। अगर किसी भी टर्म के आगे ये सब वर्ड्स आते हैं तो सबके सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। नो एक स्पेशल केस है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को लेके डूबता है ये। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि हमारे लिए अगर कोई टर्म प्रेमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड, या सॉरी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्रेमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात लिखी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट को हम लोग इसलिए असर्ट नहीं कर सकते हैं या असर्ट नहीं कर पाएंगे अगर कंक्लूजन के अंदर हमारे पास में फॉलोइंग नहीं होगी प्रेमाइसेस से। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है, और अगर बिकॉज लगाओगे तो भी ये बिल्कुल सही सेट हो जाएगा।
इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा ए, बोथ ट्रू एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो फॉलोड बाय दी आपका प्रेमाइसेस या आपका असर्शन। आर फॉल्स नहीं है, आर ट्रू है। क्यों फॉल्स है आर? अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें प्रेमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर प्रेमाइसेस की वैल्यू असर्ट नहीं कर सकते हो तो कंक्लूजन कैसे निकालोगे? सही बोला हुआ है। वैलिड आर्ग्यूमेंट होने के लिए ये जरूरी है कि आप सभी लोगों के लिए जो आपका फाइनल कंक्लूजन है वो हमेशा आपके प्रेमाइसेस से ही आप लोग फॉलो करो। एसर्ट का मतलब होता है ट्रू होना, एसर्ट का मतलब होता है ट्रू होना। ट्रू से इसको रिप्लेस करके देखो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट देखे, देखो, इफ आई वर अ हेवी स्मोकर, स्मोकिंग वुडंट शॉर्टन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई डू नॉट स्मोक एंड आई एक्सपेक्ट टू लिव अ लॉन्गर लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ, विच टाइप ऑफ फैलेसी इज गिवन इन द अबव आर्ग्यूमेंट। देखो, यदि मैं भारी धूम्रपान करने वाला होता तो धूम्रपान से मेरा जीवन छोटा हो जाता, इसीलिए मैं धूम्रपान नहीं करता हूं और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद करता हूं। हिंदी में पढ़ो ना तो जल्दी आ जाता है इनफॉर्मल फैलेसी। जब भी इफ आता है और ऑप्शन में मुझे ये डिसेंडेंट और एंटीसीडेंट और ये सब दिखते हैं, समझ गए क्या? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट और ये सब दिखेंगे और इफ दिख गया क्वेश्चन के अंदर तो हम लगाएंगे इसको, दिमाग लगाओ। कह रहा है कि इफ आई वर अ हेवी स्मोकर, स्मोकिंग वुड शॉर्टन माई लाइफ। ठीक है, अगर ए होता तो बी हो जाता, है ना? इफ ए देन बी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसीलिए मैं स्मोक नहीं करता हूं, नेगेशन ऑफ ए कर दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो बी है वो आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। इसमें आप कर क्या रहे हो? इसमें आप कर रहे हो आपके एंटीसीडेंट को डिनाई कर रहे हो। एंटीसीडेंट कौन सा होता है? जो इफ के बाद लिखा हुआ होता है मैम, ये हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ये हमने डिस्कस किया है। आप इसी वाली सीरीज के अंदर, जो सुबह 8 AM वाली सीरीज मेरी चल रही है, उसी के अंदर आप वीडियो लगा के देखोगे, मैंने ये पूरी बताई है आपको। ठीक है, और जिनके पास में कैप्सूल कोर्स है वो कैप्सूल कोर्स में लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड वाला क्लास देख लेना, उसमें मैंने आपको ये चीजें दोबारा से। टी टेस्ट जो है वो हम तब लगाते हैं मैम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कंटिन्यूसली मेजर कर रहे हो। chi-square टेस्टिंग अलाउ अस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस यूजिंग बोथ कंटिन्यूअस एंड ऑर्डिनल डेटा। अब देखो, ये डायरेक्टली आपके टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक पर सवाल आया है। देखो, इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चार्ट हमेशा दिखाती हूँ। आपकी जो टेस्टिंग होती है वो 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट करने का पर्पस क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से आप टेस्टिंग लगा रहे हो। देन आपका वो जो पर्पस है उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के डेटा को आप लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हो। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप इसमें पैरामीटर सेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जज करना है, 2 प्रकार की आपकी टेस्टिंग होती है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिसको हम पैरामीटर्स में ढाल सकते हैं, जिसको हम एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती, जिसको किसी तरीके से पैरामीटर में हम नहीं डाल सकते। जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डेफिनेटली पढ़ा होगा अगर आपने रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी है। तो जब आपके पास में जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आप आती है, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो। जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हो और आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है, एक बेल कर्व मिलता है इस तरीके से, तो ये आपके लिए एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। जबकि अगर आपको ऐसा कर्व ना मिले, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना मिले, स्क्यूड मिले, लेफ्ट तरफ राइट तरफ टिल्टेड मिले, तो वो आपके लिए नॉन पैरामेट्रिक में चला जाता है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक है। फिर हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो है ये किस बिहाफ पे किया जा रहा है। क्या आप 2 चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो, क्या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि दोनों चीजें जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या रिलेटेड है कि रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हो, खास तौर पर जब आप मीन वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हो कम सैंपल साइज पे, तब हम लोग टी टेस्ट लगाते हैं। अब जब आप 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो वो जो 2 सैंपल है, वो 2 सैंपल आप या 2 जो आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किए हैं वो आप सेम ग्रुप से लेके आ सकते हो या 2 अलग अलग ग्रुप से लेके आ सकते हो। तो जब आप सेम से लेके आए हो तो उसको हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट बोलते हैं।
अलग अलग से लेके आए हो तो इंडिपेंडेंट या फिर अनपेयर्ड टी टेस्ट बोलते हैं। सैंपल साइज इसमें छोटी होती है, 30 से छोटी होती है। यहीं पर अगर सैंपल साइज बढ़ा दूं और सेम आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो कि दोनों की मीन वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, तो हम क्या लगाते हैं, जेड टेस्ट लगाते हैं, सैंपल साइज इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर मुझे ये करना है कि मैं कंपेयर करना चाहती हूँ दो लोगों को, और मेरे पास में जो डेटा है वो कैसा है, डेटा मेरे पास में कैटेगोरिकल है, क्वालिटेटिव डेटा है, तब हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग लगाते हैं, जो क्या चेक करता है, गुडनेस ऑफ फिटनेस चेक करता है। कोई भी चीज कितनी अच्छी है आपके लिए, ये चेक करने का काम आपका काई स्क्वायर टेस्टिंग करता है। कोई आपने मेथड बनाया, कोई आपने पायलट स्टडी करी, वो पायलट स्टडी आपके लिए कितनी अच्छी है, क्वालिटेटिवली आप चेक करो कि कितनी अच्छी है आपके लिए, कितना आपको रिजल्ट देगी, उस समय पे क्या करोगे, काई स्क्वायर। तो दो प्रोजेक्ट थे, दोनों को कंपेयर करें और क्वालिटेटिव डेटा आपके पास में, कैटेगोरिकल डेटा उसके पास में आया है, तो काई स्क्वायर टेस्टिंग लगानी है। सेम अगर आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि क्या मेरा सैंपल ए सैंपल बी से कनेक्टेड है नहीं है, अगर ये करना है और डेटा आपके पास में कंटिन्यूअस है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास में, तो आप लोग कोरिलेशन फैमिली का टेस्ट लगाते हो। ये अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं जो आपके कोर्स में बनते हैं। रिवाइज हो गया क्या पूरा? एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग लाइव चैट के अंदर, अगर जो मैंने बोला वो सबको रिवाइज हो गया तो, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी हो गया तो। समझ में आया क्या जो मैंने बोला? स्टूडेंट टी टेस्ट कहाँ लगता है, जेड टेस्ट कहाँ लगता है, काई स्क्वायर कहाँ लगता है, कोरिलेशन फैमिली का टेस्ट कहाँ लगता है? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, इतना टाइम नहीं लेना है। आप देखो, मैं ये कह रही हूँ कोरिलेशन, जो कोरिलेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है मैम। देखो कोरिलेशन होता है एक आपका स्पीयरमैन का और एक आपके लिए होता है पियर्सन का। अभी मैंने बोला P फॉर पैरामेट्रिक, तो जितने भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे उन सब के अंदर हम पियर्सन कोरिलेशन लगाएंगे, और जितने भी आपके पास में क्या होंगे मैम, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग लगानी है, उसमें हम लोगों को नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट लगाना है। बेटा मैंने हिंदी में ही बताया है और इससे ज्यादा हिंदी हो नहीं पाएगी, है ना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट में आपको समझा दूं, पर मेरे इतना ही हो पाएगा, है ना। मैं ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ उल्टा आपको बोलना चाह रही हूँ, बट जेन्युइनली बता रही हूँ कि मेरा मीडियम हमेशा से इंग्लिश रहा है, इसलिए मैं इसी भाषा में बोल पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं पूरा समझा सकूँ, क्योंकि समझाते समय तो मैं हिंदी यूज करूंगी, बट वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे आते भी नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखो, इसलिए मैं कुछ भी करूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी टू से, ठीक है। जो मैं सही बता पाऊंगी मैं वही आपको बता पाऊंगी। तो स्पीयरमैन हो गया और पियर्सन हो गया, तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ये भी हमको समझ में आ गया। पैरामेट्रिक जिसमें लिमिटेशन लगा सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक जिसमें हम लिमिटेशन नहीं लगा सकते। सही है मैम, ये भी समझ में आ गई, क्लियर है हमको? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि हमने कंटिन्यूस डेटा बोला, कैटेगोरिकल डेटा बोला, मैम ये डेटा मतलब कैसे समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एज, जैसे आपकी सैलरी, ये क्या है, किस प्रकार का डेटा है? ये कंटिन्यूस डेटा है। कैसा डेटा है? कंटिन्यूस डेटा है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था आपके 2022 के पेपर में कि जो एज है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूस डेटा है। ऐसा डेटा जो क्वांटिफाइबल है, और कैसा है, पॉइंट में भी फर्क पड़ता है। आप बोलते हो ना कि मैं 1 साल जो है 6 महीने का हो गया, मतलब आप तो नहीं कि मैम हम 23 साल 6 महीने के हो गए हैं, ऐसे बोलते हो ना। सैलरी बोलते हो कि मेरी सैलरी 1.5 लाख है, मेरी सैलरी 56,000 है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पॉइंट्स में भी काम चलता है, इन बिटवीन भी चलता है। कैटेगोरिकल डेटा ऐसा डेटा है जो क्वालिटेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेंडर, अब ये कैटेगोरिकल है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, इसी तरीके से आप बताओगे, सही है ना। इसमें आपका वो नहीं हो सकता, बीच में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती कि आधा फील आधा ऐसा नहीं बोल सकते हम। अलग अलग कैटेगरीज होगी उसके लिए, सही है। आप देखो, अगर ये पूरी समरी समझ में आई है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आप सॉल्व करो।
टी टेस्ट वहां लगाते हैं जहां डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कंटिन्यूटी के लिए मेजर करते हैं। सही बात है मैम, अभी अभी आपने बताया दोनों के लिए काम करता है टी टेस्ट, कैटेगोरिकल के लिए भी करता है, कंटिन्यूअस के लिए भी काम करता है। अगर आपको समझ में आता था जो मैंने कहानी सुनाई, अगर आपने पुरानी क्लासेस सारी देखी, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है, किसी के पास में था कोर्स, उसने पूरा मेरा रिसर्च पढ़ा है, सिर्फ देखते ही सॉल्व होने वाला सवाल है, क्योंकि मैंने वो चार्ट आपको दिए हैं। ठीक है, जो जो कोर्स में एनरोल था उसको पता होगा ये चीज। आप देखो काई स्क्वायर टेस्टिंग अभी अभी हमने डिस्कस की। काई स्क्वायर टेस्टिंग जो होती है, क्या वो कंटिन्यूअस डेटा पर काम करती है? करती है। पर क्या वो ऑर्डिनल डेटा पे काम करती है? कैटेगोरिकल वाले पे? स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। 1 सही है पर 2 गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर डायग्राम पता था, अगर समझ में आया था, तो आई डोंट थिंक की प्रॉब्लम होगी। आप देखो अनोवा भी लेके आ गई हूं इसके अंदर, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ जो समझाया उसके भी आप पर। देखो काई स्क्वायर भी है, टी भी है, तो चॉइस एलिमिनेशन करके बताओ, कोई भी 2 अगर आते हैं तो हो जाएगा मेथड। अरे समझ में आया क्या? पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी को? ऑर्डिनल डेटा जिसके अंदर रैंकिंग हम लगाते हैं, जिसमें हम ऑर्डरिंग करते हैं चीजों की। आज की क्लास में तो इतनी ज्यादा पंचायत चल रही है ना आप लोगों की, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ, अब दोबारा आपका मैसेज मैं नहीं देखूंगी, मैं देख चुकी हूँ आपका मैसेज। ठीक है, मैं सब बताऊंगी, तुक्का कैसे लगाना है सब बताऊंगी, पर अब शांत रहो, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो यार। पिछला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? स्टूडेंट टी टेस्ट, बाकी सभी टेस्ट के बारे में जो बताया सबको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हो आप लोग। चलो आप सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। इसका सभी लोग आंसर करेंगे, सारे के सारे आंसर करेंगे, इसका टाइम पास नहीं करेगा कोई। चलो एक बार हिंदी में भी पढ़ लो। काई स्क्वायर टेस्टिंग है, टी टेस्टिंग है, अनोवा टेस्टिंग है और मल्टीपल रिग्रेशन है। अनोवा मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा की फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों ने जिन्होंने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही उनका आंसर है, बहुत ही बढ़िया। 2 ऑप्शन से हो सकता था क्या मैम? एक से ही हो जाता। काई स्क्वायर टेस्टिंग कहां लगाते हैं? जहां पर हम लोगों को रिलेशनशिप बतानी होती है। समझ में आया क्या? तो जो एक डायग्राम दी हूं, उस एक डायग्राम से आपके दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करी हूं, एक ही डायग्राम से, जिसमें भी सिर्फ ये पता करना था कि पर्पस क्या था, कि भाई आप लोग रिलेशनशिप लगा रहे हो या कंपैरिजन लगा रहे हो। समझ में आया क्या? तो मेरा तरीका जो है पढ़ाने का वो समझ में आ गया, वो यही है कि जबरदस्ती की पूरा पंचायत करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो, कुछ भी ऐसा रटो मत, समझो। अगर आपको वो टेबल समझ में आई थी तो क्वेश्चन हो गया था। ए का 4 सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन मैम क्लियर है, आगे देख लेते हैं। पर बी है आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट कहाँ लगाया जाता है? जब हम लोगों को 2 ग्रुप्स के बीच की मीन वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है, अभी अभी बताया था। और सैंपल साइज कितनी होती है लिख के बताओ सभी के सभी। अनोवा टेस्टिंग, जब मैम 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स होते हैं मेरे पास में, तब हम लोग क्या लगाते हैं? तब हम लोग लगाते हैं अनोवा। अनोवा टेस्टिंग टी टेस्टिंग का ही बड़ा रूप है। अगर मैं एक ही सैंपल है और उनकी मीन वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ, या 2 सैंपल्स हैं उनकी मीन वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ, तो तब तक टी टेस्ट चल जाएगा। पर आपको नहीं, आपको 2 या 2 से ज्यादा पे काम करना है, तब आपको अनोवा टेस्टिंग लगानी होती है। सही है? तो आपसे ये कह रहा है कि जो इंटरनेट है ये सब कुछ, ये क्या है? ये साइबर स्पेस के अंदर का टाइप है, बिल्कुल सही है।
साइबर स्पेस का मतलब है बहुत सारी सब मीडिया जैसे ईमेल, www। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो www है ये क्या है, ये एक तरीके का रिपोजिटरी है, वेब है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में वेब सर्वर्स के ऊपर कहीं पर सेव है, तो ये जो है कनेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं www, रिपोजिटरी, बहुत बड़ा गोडाउन, स्टोरेज। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं। साइबर स्पेस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपके रिलेटेड टर्म्स है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार मैं आप लोगों को क्लाउड बनाती हूँ और क्लाउड बना के बताती हूँ कि इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे क्लाउड भी हम इसी को बोलते हैं, इंटरनेट भी इसी को बोलते हैं, www भी हम इसी को बोल देते हैं, और साइबर स्पेस भी हम इसी को बोल देते हैं। सब रिलेटेड टर्म है पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर। ओहो, अगला सवाल देखें। न्यूमेरिकल आईडी ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट आईपी एड्रेस कहलाती है मैम, 32 बिट का या फिर 128 बिट का होता है, ठीक है। एक यूनिक आईडी जो कि आपके नेटवर्क इंटरफेस का आईडी है, आपका मशीन एड्रेस होता है मैम, मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। इंटरनेट का यूज करना फोन कॉल करने के लिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो आप लोगों के वेब ब्राउजर पर जो आप लोगों का एड्रेस सर्च करने के लिए, वेब एड्रेस सर्च करने के लिए आपके पास में होता है, वो होता है आपका यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल देखिए, जो आप लोगों ने कॉपी ऑफ ईमेल सेंड करी है सीसी को, तो सारे के सारे रेसिपिएंट देख सकते हैं किस किस को भेजा है। अगर आपने बीसीसी यूज किया है तो जो आपके बीसीसी वाले रेसिपिएंट्स है वो एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है मैम? दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हैं, दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली सही बातें लिखी गई है, ठीक है। ठीक है, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिल्कुल सही बात लिखे है। तो बीसीसी वाले जो है वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, बट बाकी सबको तो देख ही सकते हैं। बीसीसी और बीसीसी ये दोनों एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, जबकि सीसी वाले सबको देख सकते, सब सीसी वालों को देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, ये जो सीसी होता है इस तरीके से अगर मैं लिखकर दे दूं तो ये भी कार्बन कॉपी होता है क्या, या कुछ और होता है? जरा लाइव चैट में लिखकर बताएंगे तो। बिल्कुल सही लिखा है शालू ने, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका दिख रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है उन लोगों का। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए मैम, आप लोगों से बोला आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, सॉकेट एड्रेस है, यूआरएल एड्रेस है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईसीटी का, ये पेपर 2 के सवाल आ जाते हैं आपके पेपर 1 के अंदर। वेरी गुड ऋतुरिमा, क्रिएटिव कॉमन होता है मैम ये। रितिका, शालू, बहुत बढ़िया है ना। सीसी मतलब क्रिएटिव कॉमन, कॉमन क्रिएटिव नहीं, क्रिएटिव कॉमन। कौन है? नहीं, क्रिएटिव कॉमन, वो कॉपीराइट वाला रूल बताया था जिसके अंदर। चलो, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, सॉकेट एड्रेस है और यूआरएल एड्रेस है। अब देखो ध्यान से, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब क्या है? ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल थोड़ा लेटेस्ट वाला टॉपिक है, आजकल काफी ज्यादा फैशन में है पेपर 1 में। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर 7 लेयर्स होती है और ये मॉडल किस पर बेस्ड है? टीसीपी आईपी मॉडल पर बेस्ड है बच्चे। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती है? 4 या फिर 5। मैम या फिर क्यों बोल रहे हो? आपको तो पता होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता है भाई। क्यों? जब ये बना था तो इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था, तो कहीं जगह पर ये 4 है, कहीं जगह पर ये 5 है। बट ये जब बना तो डॉक्यूमेंट पहले हुआ, किसने बनाया? ISO ने बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम करती है। इन्होंने बनाया, 7 लेयर थी। फिजिकल लेयर से शुरू होता है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर आपके लिए आती है आपकी सेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। किसी भी एक सेंडर से रेसिपिएंट तक मैसेज कैसे जाता है इंटरनेट पर? यूजिंग ओएसआई मॉडल।
हर लेयर की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर लेयर पे अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी काम करती है, अलग अलग एड्रेसेस बनते हैं। जैसे आईपी एड्रेस आपका बनता है नेटवर्क लेयर पर, मैक एड्रेस जो होता है वो बनता है आपका डेटा लिंक लेयर पर, जहां पर फ्रेम्स ऐड होते हैं। ठीक है, अगर आपको दो भी पता है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो आपका ए का जो है वो 2 होगा और बी का जो है वो 4 होगा। ए का 2, बी का 4, सिर्फ एक ही के अंदर आ रहा है, दैट इज मैम योर ऑप्शन नंबर। इवन एक भी पता है तो भी हो जाएगा। पर इसके अलावा भी आगे देखो, जो आपका सॉकेट एड्रेस होता है, सॉकेट किससे रिलेट करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। और यूआरएल एड्रेस जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, वेब एड्रेस वाला, जब हम लोगों को कोई भी चीज ढूंढनी होती है तो वेब ब्राउजर पे जाके टाइप करते हो ना, तो वो आप एप्लीकेशन लेवल पे ही तो डाउनलोड कर रहे हो। जो आप लोगों का वेब ब्राउजर है वो भी तो एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है। तो आप लोगों का जो यूआरएल एड्रेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। याद रखोगे क्या, ये सारी की सारी चीजें पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, आपकी फिजिकल लेयर जिस पर बिट्स हम टर्म यूज करते हैं, डेटा एड्रेस, डेटा लिंक एड्रेस आपका मैक एड्रेस कहलाता है, फ्रेम्स नेटवर्क एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी के साथ में कोई भी एक बिट को हम पैकेट बोलते हैं, फिर सेगमेंट बनते हैं और फिर आपका डेटा कहलाता है। आगे चले नेक्स्ट सवाल पर। चलिए जी, देखो टॉर्जन हॉर्सेस, वायरस और वॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। राइट वंस रीड मैनी वॉर्म्स होता है, वॉर्म्स बिल्कुल वायरस की जैसा होता है, बट इसको किसी और प्रोग्राम की जरूरत नहीं होता है, अपने आप में ही ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, पैरासाइट कौन होता है, वायरस होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, तो ये क्या है, आपका वायरस है। टॉर्जन हॉर्स क्या कहता है, एक मैलवेयर है जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की जैसा लगता है और एक तरीके की सवारी की जैसा एक्ट करता है। बाकी जो आपके बड़े मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे सही बातें कह रहे हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली डन है, गारंटी है, 100% स्टैम्प पर लिख कर ले जाओ कि मैलवेयर से आएगा आएगा। फिशिंग है, फार्मिंग है, स्पैमिंग है और स्मिशिंग है। फिशिंग, ईमेल के थ्रू फ्रॉड करना, जाल बचाना, जाल बिछा के, होता ना 25 लाख की लॉटरी लगी है, मेल आ गया आपके पास में। फार्मिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया और स्मिशिंग हो गया। देखो, स्पैमिंग भी ईमेल से ही रिलेटेड है, पर इसका एक कीवर्ड बताए थे मैम आप, अनसॉलिसिटेटेड मैसेज। स्मिशिंग, जब आप एसएमएस का यूज करके क्या करते हो मैम, फिशिंग अटैक करते हो। और फार्मिंग, बड़ी मछली को जाल में फंसाना, ये आपकी फार्मिंग होती है। तो देखो, अनसॉलिसिटेटेड बल्क मैसेज, जबरदस्ती अनवांटेड मैसेजेस भेजते जाना, इसको हम लोग कहते हैं स्पैमिंग। सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। फिर इसके बाद में स्मिशिंग कर लेते हैं, देखो, या फिशिंग कर लो, क्योंकि इसके बाद फिशिंग आ रहा है। ईमेल्स का यूज करके लोगों की पर्सनल डिटेल्स निकलवाना, ये फिशिंग होता है आपका। ए का 3 हो जाएगा। देन आप लोगों के लिए आ रहा है एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू अटैक करना, स्मिशिंग, यानी कि डी का हो जाएगा 2। तो आपका करेक्ट आंसर जो, ओ हो, ज्यादा नहीं मैम, ओ हो, ये सही है। ए का 1 तो नहीं हो सकता ना। और बड़ी मछली को जाल में फंसाना, ये क्या होता है, फार्मिंग होता है। ठीक है, मेरी सारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पेड कोर्स में मिलेगी बच्चे। ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये वाली पीडीएफ वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पे डाल दूंगी, ठीक है, वीडियो के साथ में। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नए टाइप के सवाल जब मैंने करवाए थे उसमें से एक है। Which one of the following is an act of obtaining a password or other confidential information from a person within an organization by using unauthorized social or unauthorized means such as phishing an emergency situation? क्या समझ नहीं आया बेटा?
जनरेशन की पीडीएफ मैं बोल देती हूँ, डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, काउंटडाउन सीरीज की पीडीएफ मैं और कहीं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे, यही होता है, एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, क्लास के अंदर मैं आपको ये दे रही हूँ, जो कि आपको मिल जाएगी, इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके JRF अड्डा एप्लीकेशन पे, है ना, सिर्फ ये वाली, बाकी सारी ओनली पेड यूजर्स के लिए है। मैम इस टाइप के अटैक को हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल मीडिया के मीन्स को यूज करना और इस तरीके से जाल बिछाना, है ना, ऐसा फेक आईडी बनाकर एंटर करना होता है ना, जैसे लड़का लड़की बन के आपको फेसबुक पे मैसेज भेजता है और हेलो हाय क्या हालचाल, है ना, फिर आप सोचते हो हाँ यार ये तो सही है मैम, बढ़िया चल रहा है मामला,